तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था। हमने उसमें स्टार्ट किया था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को, उसे पढ़ा हमने पूरा। हमने पहले बकल कैविटी को डिस्कस किया, उसमें हमने डिस्कस किया टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड को, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन। आज हम शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी क्या होती है, कौन कौन सी लेयर उसको कवर करती है, वही हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। तो यहां पर देखें, मोर और लेस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसी तरह की हिस्टोलॉजी होती है विद माइनर चेंजेस। कहीं कहीं कुछ चेंजेस होते हैं। 4 लेयर होती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वॉल में, और ये चारों लेयर कुछ ना कुछ चेंजेस शो करती हैं हर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। इसका मतलब ईसोफेगस से लेके स्टमक, स्टमक से लेके इंटेस्टाइन, इन चारों लेयर्स में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, मगर मोर और लेस 4 लेयर होती हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। यहां देखिए तो सबसे ऊपर जो कवरिंग है दैट इज सेरोसा। सेरोसा में ऊपर विसरल पेरिटोनियम और नीचे एंडोडर्म होती है। ये विसरल पेरिटोनियम ईसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होती। ईसोफेगस में विसरल पेरिटोनियम की जगह ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया इन प्लेस ऑफ विसरल पेरिटोनियम। मैंने आपको ईसोफेगस में भी बताया था। तो पहली लेयर हो गई सेरोसा। दूसरी लेयर होती है मस्कुलरिस लेयर या मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये 2 लेयर्स की बनी होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एंड इनर सर्कुलर मसल लेयर। ये लॉन्गिट्यूडनल आपको सर्कुलर दिखाई दे रही है क्योंकि ऐसे है, ये इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे अरेंज है। जब आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो सर्कुलर ही तो आएगा, इसीलिए ऐसे सर्कुलर दिखाई दे रहा है आपको। क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर आती है, पर ये ऐसे लंबी लंबी हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर बाहर और सर्कुलर मसल लेयर अंदर, ये दोनों मिला के बनती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर होती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा असल में लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और नर्व, इन सब चीजों की बनी होती है। सारी चीजें इसमें होती हैं। लूज लेयर होती है विच इज सब म्यूकोसा, और कुछ ग्लैंड भी सब म्यूकोसा में आते हैं। सब म्यूकोसा तक उनकी रीच होती है, तो ग्लैंड्स भी सब म्यूकोसा में प्रेजेंट हैं। तो सब म्यूकोसा क्या है? लूज लेयर है क्योंकि इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व्स एंड सम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा तीसरी लेयर है। चौथी और इनर मोस्ट सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा इज अगेन फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स। म्यूकोसा 3 लेयर की बनी हुई है। बाहर ये मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। ये मैस्कुलरिस हमने लिख दिया है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा जिसमें बाहर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और अंदर सर्कुलर लेयर होती है। बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है जो बाहर मस्कुलरिस एक्सटर्ना में पाया जा रहा था। तो मस्कुलरिस म्यूकोसा में बाहर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर सर्कुलर, जस्ट लाइक द मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसके बाद आता है लेमिना प्रोपिया। लेमिना प्रोपिया जो है ना डियर, वो नेचर में सब म्यूकोसा की तरह ही होता है, क्योंकि लेमिना प्रोपिया में भी लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स वगैरह होती हैं। तो एक तरह से लेमिना प्रोपिया का जो नेचर है वो सब म्यूकोसा से मिलता है मोर और लेस। लेमिना प्रोपिया के नीचे होता है एपिथीलियम। जो एपिथीलियम है, देखिए वो विलायस बना रहे हैं, यहाँ पे विलाय हमने दिखाया। ये एपिथीलियम स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है, गैस्ट्रिक रुगे बनाता है। जो उभार होते हैं स्टमक के उन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक रुगे। और इंटेस्टाइन में ये विलायस बनाता है, फिंगर लाइक, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और साथ ही साथ ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड को भी बनाता है। तो इसका मतलब एपिथीलियम वो ये सारी चीजों को बनाता है, और सबसे अंदर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा का। देखिए म्यूकोसा खुद इनर मोस्ट है, उसका भी जो इनर मोस्ट है वो कौन है? एपिथीलियम। तो इन 3 लेयरों को मिला के हम कहते हैं म्यूकोसा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड, दोनों अलग बात हो गई। अगर चारों लेयर के नाम पूछता है आउटसाइड टू इनसाइड, तो सेरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और अगर वो पूछता है चारों लेयर के नाम इनसाइड टू आउटसाइड, तो आंसर बदल जाएगा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सेरोसा।
इस बात का क्वेश्चन में बहुत ध्यान दीजिएगा कि इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहा है कि आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहा है, क्योंकि सबसे अंदर ये म्यूकोसा और म्यूकोसा के बीच में है ल्यूमेन। इस ल्यूमेन में फूड जाता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये चारों लेयर इस ल्यूमेन को सराउंड करके रखती है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात बता देते हैं, ये जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है उसमें 2 ही लेयर होती है हर जगह, मगर अगर स्टमक की बात करें, क्योंकि स्टमक का काम चर्निंग ऑफ फूड भी होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो स्टमक के पास एक एडिशनल लेयर होती है विच इज ओब्लीग मसल लेयर। ओब्लीग मसल लेयर, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन स्टमक। ये केवल स्टमक में प्रेजेंट होती है और कहीं प्रेजेंट नहीं होती। तो मसल लेयर 2 ही होती है, पर स्टमक में एक एडिशनल मसल लेयर है, दैट इज ओब्लीग मसल लेयर, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन स्टमक, वो कहीं और प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये तो 4 लेयर्स की बात हो गई, क्वेश्चन की बात हो गई कैसे आएंगे। इसके अलावा देखिए ये चारों लेयर अलग अलग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कुछ डिफरेंसेस शो करती हैं। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये भी बात याद रखनी है, एकदम कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे स्टमक में ये विलाय नहीं बना रहे हैं, ये एपिथेलियम, मगर इंटेस्टाइन में विलायस बना रहे हैं। तो ऐसे ही स्टमक में गैस्ट्रिक रुगे हैं जबकि इंटेस्टाइन में विलायस हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जबकि इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। तो डिफरेंट है। और इस तरह के कोई रुगे ईसोफेगस में नहीं होते, और ईसोफेगस में कोई ग्लैंड भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड, तो चेंजेस शो करते हैं। इसके अलावा ये 2 प्लक्सेस होते हैं। प्लक्सेस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सप्लाई हैं जो इनवॉलेंटरी चीजों को कंट्रोल करते हैं। पहला जो प्लक्सेस है वो है ओरोबैंक प्लक्सेस, या उसी को हम माइंट्रिक प्लक्सेस कहते हैं। ओरोबैंक प्लक्सेस या माइंट्रिक प्लक्सेस, दे आर प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर। ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लेयर के बीच में होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं पेरिस्टाल्सिस। फूड को नीचे पुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो वेव होती है उसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो ये पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करते हैं। एक बार आपने अपर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस से फूड को स्वेलो कर लिया तो उसके बाद आपका कोई बस नहीं चलता उसमें, उसके बाद वो अपने आप पेरिस्टाल्सिस से नीचे जाता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। आपको उसकी जो है केयर नहीं करनी होती, ना आप उसे कंट्रोल ही कर सकते हो, वो अपने आप कंट्रोल होता है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किससे होता है? ओरोबैंक प्लक्सेस या माइंट्रिक प्लक्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर। तो दोनों मसल लेयर को कंट्रोल करते हैं ये, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट है। ये है मीजनस प्लक्सेस। अगर आप इसे देखो तो ये सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको सब म्यूकोसल प्लक्सेस भी कहा जाता है। और ये जो है मोस्टली क्योंकि ग्लैंड होते हैं सब म्यूकोसा में, डायस्टिक ग्लैंड, तो ये ग्लैंडुलर सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। जब फूड पहुंचता है किसी कंसर्न पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में तो वहां पर जो ग्लैंड खुलता है उस ग्लैंड के सीक्रेशन को एक्टिवेट करते हैं ये। फूड के पहुंचते ही जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन है वो कौन कराता है? मीजनस प्लक्सेस, यही इनका मेन काम है। बट अप टू सम एक्सटेंट दे आल्सो कंट्रोल पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि मसल लेयर के बिल्कुल नीचे है तो थोड़ा बहुत पेरिस्टाल्सिस को भी ये कंट्रोल करते हैं, पर मोस्टली पेरिस्टाल्सिस इज कंट्रोल्ड बाय ओरोबैंक प्लक्सेस। अगर दोनों में से एक ऑप्शन लिखना हो पेरिस्टाल्सिस के लिए तो ये, पर दोनों गिवन हो तो दोनों पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करते हैं, पर ग्लैंडुलर सीक्रेशन को केवल मीजनस प्लक्सेस कंट्रोल करता है, जो भी एंजाइमेटिक सीक्रेशन होता है उसको। ठीक है, तो ये बात हो गई हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर और पैंक्रियाज का ये डायग्राम जो है रिलेशन को बता रहा है कि किस तरह जुड़े हुए हैं। ये लिवर के 2 लोब्स हैं, ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब। दोनों लोब आपस में जुड़े होते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से, और ये है गाल ब्लैडर। लिवर में बाइल बनता है और वो लेफ्ट हेपाटिक डक्ट और राइट हेपाटिक डक्ट से निकल कर आता है, और दोनों लिवर के डक्ट यहां मिल जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं हेपाटिक डक्ट। हेपाटिक मतलब लिवर के लिए वर्ड यूज होता है। तो ये हेपाटिक डक्ट जो है आता है और गाल ब्लैडर के डक्ट से मिल जाता है। गाल ब्लैडर के डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट दोनों मिल जाते हैं और यहां से बाइल आगे जाता है, कॉमनली यहां से भी, लिवर से भी, इसीलिए इसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लिवर बाइल को सिंथेसाइज करता है और उसे गाल ब्लैडर में स्टोर कर देता है कंसंट्रेट होने के लिए।
इन गाल ब्लैडर बाइल इज कंसंट्रेटेड टू 10 to 15 टाइम्स। ये गाल ब्लैडर में बाइल 10 से 15 गुना कंसंट्रेट हो जाता है और वो यहां से आता है फिर इस डक्ट से जिसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। मगर ये बाइल डायरेक्टली हेपाटिक डक्ट से भी आ सकता है। तो सिस्टिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट दोनों मिलते हैं और दोनों से बाइल आगे जाता है, ये कॉमन हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये वो डक्ट है जिसमें लिवर से बाइल आ रहा है और गाल ब्लैडर से कंसंट्रेटेड बाइल भी आ रहा है। ये डक्ट आके खुलता है पैंक्रियाटिक डक्ट में और इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इनटू द पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल गया। जब ये मिल जाता है तो इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट से एंजाइम्स आते हैं और यहां से बाइल आता है, दोनों आगे कॉमन पाथवे से बढ़ते हैं, इसीलिए इस डक्ट को हम कहते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट क्योंकि लीवर का डक्ट यहां मिल रहा है, पैंक्रियास का भी डक्ट मिल रहा है, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों इससे आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में खुलने से जस्ट पहले डायलेट हो जाता है और इस डायलेटेड पोर्शन को हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। दिस डायलेटेड पोर्शन इज नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर, इसे कहा जाता है। और एम्पुला ऑफ वेटर की ओपनिंग ड्यूडेनम में जो गार्ड करता है वो होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी पूछा जा चुका है पहले, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन नहीं पूछा गया है, तो आगे हो सकता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्या है? इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इनटू पैंक्रियाटिक डक्ट, व्हेयरएज स्फिंक्टर ऑफ ओडी इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम, ताकि ये दोबारा वापस न चला जाए इस डक्ट में। इस बात को इंश्योर करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो यहाँ ड्यूडेनम में सीक्रेशन आ जाता है बाइल का और पैंक्रियाटिक जूस। अगर पैंक्रियास को आप देखिए तो पैंक्रियास के पास ये दो डक्ट है। ये एक डक्ट है जो फंक्शनल डक्ट है, इसे कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, जबकि यहाँ एक डक्ट डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है, इसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी विच इज नॉन फंक्शनल। ये डायरेक्टली ओपन तो जरूर हो रहा है पर ये नॉन फंक्शनल है, इससे कोई भी सीक्रेशन ड्यूडेनम में नहीं आता। तो ये रिलेशन हो गया लिवर और पैंक्रियास का। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक लिवर की। तो देखिए लिवर में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नोन एज हेपेटिक लोब्यूल। तो लिवर हेडिंग डाल लीजिए, उसमें लिख लीजिए द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल। The structural and functional unit of liver is hepatic lobule. ये hepatic lobule में structural और functional unit है liver के लिए, ठीक है। ऐसे कई सारे लोब्यूल से मिलकर ही लिवर बना होता है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड अंदर एक्सटेंड करती है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड अंदर एक्सटेंड करती है और इस तरह से लिवर को अलग अलग लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है और यही लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिवर की। देखिए व्हाइट से और बेटर दिखेगा। तो इस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड लिवर को अलग अलग लोब्यूल्स में डिवाइड कर दे रही है। इस तरह से डिफरेंट लोब्यूल्स हैं और ये जो कनेक्टिव टिश्यू की कॉर्ड है असल में क्या है? दिस इज ग्लिसल्स कैप्सूल। ये देखिए ग्लिसल्स कैप्सूल which is a connective tissue cord which divide livers into different lobules। और मैमेलियन लीवर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्लिसल कैप्सूल का प्रेजेंट होना। तो इस बात को भी आप लिख लीजिएगा। तो लिवर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्यूल्स बाय अ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ग्लिसल्स कैप्सूल। ग्लिसल्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। ग्लिसल्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। अगर मैमेलियन लिवर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टर्म आप याद रखिए। तो इधर देखिए एक लोब्यूल को ये कवर्ड है कनेक्टिव टिश्यू ग्लिसल्स कैप्सूल से। अब लिवर के जो सेल्स है ना वो ऐसे बिखरे हुए नहीं है बल्कि वो कॉर्ड्स में अरेंज है, पैरेलल कॉर्ड्स। ये सेल्स हैं हेपेटिक सेल्स, लिवर सेल्स, दे आर अरेंज्ड पैरेलली इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। So these are parallel cords of hepatocytes। ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं और इन पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में यहाँ और यहाँ
ये सब क्या होते हैं? बाइल कैनालिकुलाई, क्योंकि जो बाइल बनता है हेपेटोसाइट से इन्हीं कैनालिकुलाई में आता है, फिर वो आगे जुड़कर दूसरे डक्ट से आगे की तरफ जाता है। फाइनली वो लेफ्ट और राइट लिवर डक्ट बनाता है, और वो दोनों मिल जाते हैं तो कॉमन लिवर डक्ट या हेपाटिक डक्ट उसे केवल हम कहते हैं हेपाटिक डक्ट, वो बन जाता है। तो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में जो जगह है उसे हम कह रहे हैं कैनालिकुलाई, राइट। यहां पर देखिए बीच में ये सेंट्रल वेन है विच इज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, जो हेपेटिक वेन होती है उसकी ये ब्रांच होती है। ये भी हेपेटोसाइट्स हैं। बीच बीच में अगर आप देखिए तो कफर सेल्स हैं जगह जगह पे। कफर सेल्स जो होती है इनका वही काम होता है जो काम ब्लड में और टिश्यू में मैक्रोफेजेस का होता है, उनका काम होता है फैगोसाइटोसिस। तो कफर सेल का काम लिवर में क्या हो गया? फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस करते हैं जो फॉरेन मटेरियल या डेड सेल्स होती है उनको एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, यही इनका काम है। जगह जगह पे आपको ये फैट स्टोरेज भी दिखाई दे रहा है, फैट्स का स्टोरेज इनमें होता है। यहां अगर आप देखेंगे तो ये पोर्टल ट्राइड दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्टल ट्राइड क्या है? इसके अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट, जिससे बाइल बाहर की तरफ आएगा। तो ये तीन चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। ये हेपेटिक पोर्टल आर्टरी नहीं होती कुछ, हेपेटिक आर्टरी। मगर वेन क्या है? हेपेटिक वेन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं वेन आर्टरी और बाइल डक्ट, खत्म, भूल जाते हैं, ये गलती कर देते हैं हम। यहाँ पे साफ साफ है हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, है ना। यहाँ पोर्टल वेन, यहाँ आर्टरी और इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट, और इन तीनों को ही मिला के हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड, क्योंकि तीन तरह के डक्ट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। तो लिवर को अगर देखिए, लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, राइट एंड लेफ्ट लोब, जो यहाँ पे बताया था। राइट लोब इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स। राइट लोब फिर से तीन लोब्स में डिवाइडेड होता है, वो बड़ा होता है। क्वाड्रेट लोब, कॉर्डेट लोब और राइट लोब प्रॉपर, तीन और लोब्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से चार लोब्स हो जाते हैं, एक लेफ्ट लोब, एक राइट लोब, और राइट लोब के भी तीन अलग से जो है लोब्स हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रेगमेंट करेंगे तो चार लोब्स आ जाएंगे, पर मेनली हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट लोब। राइट लोब का डिवीजन अलग से होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लिवर। बहुत सारे फंक्शन है। बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है लिवर। बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन होता है अगर लिवर की आप बात करते हैं तो। उसके 200 से ज्यादा फंक्शन है, इसीलिए बिजिएस्ट ऑर्गन हम कहते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन पूछता हूं क्लास में कि बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है, तो कोई कहता है ब्रेन, कोई कहता है हार्ट, कोई कहता है किडनी, अलग अलग। लिवर पे किसी का ध्यान नहीं जाता। वो बिजिएस्ट ऑर्गन लिवर है। बिजी का मतलब जिसके नंबर ऑफ फंक्शन बहुत ज्यादा हो, और लिवर के नंबर ऑफ फंक्शन 200 से ज्यादा होते हैं। तो वी कैन नॉट डिस्कस ऑल द फंक्शंस, पर यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट फंक्शन को डिस्कस किया हुआ है। क्या क्या है? सीक्रेशन ऑफ बाइल, बाइल बनाता है। यूरिया सिंथेसिस, अमोनिया का डीअमीनेशन करा के यूरिया बनाता है, जो कि लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। आयरन का स्टोरेज भी होता है, आयरन स्टोर्ड एज फेरेटिन। बाकी कुछ पॉइंट नहीं लिखे, जैसे विटामिन भी स्टोर होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन का भी स्टोर हाउस होता है, लिवर इसको स्टोर करता है। प्लस हिमेटोपोइसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लड का फॉर्मेशन लिवर में सबसे ज्यादा समय तक होता है। एक्चुअली होता क्या है कि शुरुआत जब होती है तो योग सैक में बनता है ब्लड सेल, उसके बाद ये फंक्शन लिवर ले लेता है कुछ हफ्तों के बाद, और लिवर में फिर ये ब्लड सेल्स बनती हैं, और जन्म के बाद हमेशा बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं। मगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मैक्सिमम टाइम जो हिमेटोपोइसिस हो रहा था, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा था, वो लिवर में हो रहा था। तो लिवर का काम ब्लड का फॉर्मेशन है, बट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बाइल, हम बाइल की बात करते हैं क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ डाइजेशन के लिए बाइल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बाइल जो है दैट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। लीवर बाइल को यहाँ से सीक्रेट करता है और ये गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होता रहता है। जरूरत पड़ने पे कंसंट्रेटेड बाइल यहाँ से और डायरेक्ट बाइल यहाँ लीवर से भी आता है, वो बात अलग है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम लीवर सीक्रेट करता है बाइल और वो गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होता रहता है। गाल ब्लैडर की कैपेसिटी 30 to 70 ml होती है, एंड गाल ब्लैडर कंसंट्रेट्स द बाइल फॉर 10 to 15 टाइम्स।
आप कह सकते हो 10 से 15 गुना बाइल का कंसंट्रेशन ये गाल ब्लैडर करता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करके 10 से 15 गुना बाइल को कंसंट्रेट कर देता है। आप समझ सकते हो कितना असरदार हो जाता होगा बाइल, क्योंकि 10 से 15 गुना कंसंट्रेट करता है। कैसे कंसंट्रेट करता है? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बाइल में से मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बाइल कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, और यही इस गाल ब्लैडर का काम है। यहाँ देखिए कंपोजिशन ऑफ बाइल, तो इसमें बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, और बाइल पिगमेंट बाइल सॉल्ट्स की बात करें तो सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब बाइल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लिवर की लिए। अगर पैंक्रियाज की हम बात करें तो पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होता है। उसका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होता है। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब वो हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। ये हार्मोन का सीक्रेशन उसके जिस पार्ट से होता है उसे हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है एसिनर सेल्स उसमें होती हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। यहां पे हम जिस बात से कंसर्न है वो एसिनर पार्ट से हैं। एसिनर पार्ट पैंक्रियाज का वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करता है। ठीक है, तो आपने जाना पैंक्रियाज के दो पार्ट हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस और दूसरा एसिनर पार्ट। ठीक है, इसे हम अगर लिख भी लें तो दो पार्ट है, यहां लिख लेते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज विच सीक्रेट दी हॉर्मोन्स, एंड सेकेंड आर एसिनर सेल्स, एसिनर सेल्स विच सीक्रेट दी एंजाइम। यहां बीच में जरूर लिख दिया पर आप जानते हो पैंक्रियाज के लिए लिख रहे हैं। तो क्या क्या जाना आपने पैंक्रियाज में? मिक्स ग्लैंड है, उसमें दो पार्ट है, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस विच सीक्रेट दी हॉर्मोन्स एंड एसिनर सेल विच सीक्रेट्स दी एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे ग्लैंड को भी जान लिया, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो, वो पैंक्रियाज हो, वो लिवर हो, इन सब के बारे में। तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि कहां कैसे किस चीज का डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम आते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अगर हम बात करें, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी पार्ट से क्वेश्चन आने की होती है। देखिए और पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, परंतु हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही बनता है, क्योंकि यहाँ पता लगता है कि डाइजेशन कहाँ कहाँ किस चीज का हो रहा है और कौन से एंजाइम कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस एक डायग्राम की मदद से मैं आपको सारी बातें बता दूंगा कि कौन सी चीज कहाँ जो है डाइजेस्ट होती है और कौन कौन से एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं, सारी बातें हमें यहाँ पता लग जाएंगी। तो इसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए ये हमने एलिमेंट्री कैनाल बना दिया, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन को पूरा नहीं बनाया क्योंकि यहाँ जगह भी मिल गई हमें लिखने के लिए। और ड्यूडेनम विल रिप्रेजेंट दी स्मॉल इंटेस्टाइन, होल स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करेगा अगर ड्यूडेनम की बात करें तो। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी में जो फूड आता है, जब उसे जो टीथ है उसकी ग्राइंडिंग कर देते हैं और उसको म्यूकस के साथ मिक्स कर देते हैं, तो उस फूड को हम कहते हैं बोलस। तो व्हाट इज बोलस? बोलस इज फूड मिक्स्ड विद म्यूकस। तो जो माउथ में फूड लेते हैं वो फूड रहता है, परंतु जब वो म्यूकस से पूरा लेडन हो जाता है तो उसे बोलस कहते हैं। फूड लेडन विद म्यूकस और मिक्स्ड विद म्यूकस इज नोन एज बोलस। ये जो ओरल कैविटी है उसका पीएच अराउंड 6.8 होता है। और यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है जो मैंने आपको इनिशियली नहीं बताया था, जब सलाइवरी ग्लैंड बताया था ओरल कैविटी में तो इस ग्लैंड की बात नहीं की थी, ये है एबनर्स ग्लैंड। एबनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग, ये टंग के बेस पर होता है और ये लिंगुअल लाइपेज का सीक्रेशन करता है। ये जो लाइपेज है दिस इज लिंगुअल लाइपेज, क्योंकि टंग के नीचे ही ग्लैंड है, टंग के पास ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज।
मगर देखिए बता तो दिया, पर लिंगुअल लाइपेज या एब्नर्स ग्लैंड की इंपॉर्टेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि माउथ में लिपिड का डाइजेशन वो निग्लेजिबल होता है, या यूं कह लीजिए कि होता ही नहीं, इसीलिए यहां पर लाइपेज को पूछा नहीं जाता। और क्यों नहीं हो रहा लिपिड का डाइजेशन? क्योंकि लिपिड के डाइजेशन के लिए या फैट के डाइजेशन के लिए पहले उसका इमल्सिफिकेशन होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तभी उसका डाइजेशन पॉसिबल होता है। और वो काम बाइल कर सकता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए माउथ में जो लाइपेज है वो है प्रेजेंट, तो है, थोड़ा बहुत सीक्रेट तो हो रहा है, पर वो डाइजेशन नहीं करेगा। तो माउथ में लिपिड का डाइजेशन निग्लेजिबल है या फिर नहीं है, ये आप मान सकते हैं। ओरल कैविटी में और क्या है? स्टार्च का डाइजेशन होता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं टाइलिन, क्लोराइड आयन, which is necessary for the activation of tyline, and they are broken down into disaccharides। ये डायसेक्राइड में टूट जाते हैं टाइलिन की मदद से, जिसे आप सलाइवरी अमाइलेज भी कह सकते हो, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट कर रहे हो। अमाइलेज का मतलब होता है स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। और अगर हम फूड को ठीक से समय देकर चबा चबा के खाएं, तो 30% डाइजेशन ऑफ फूड दैट टेक्स प्लेस इन ओरल कैविटी। 30% फूड का डाइजेशन वो माउथ में ही हो जाता है, अगर हम आराम से चबा चबा के खाएं। अगर हमने खाया और जल्दी से धक्का दे दिया उसको कि अंदर जाओ, हमें जाना है स्कूल, या हमें देर हो रही है कहीं के लिए, तब 30% डाइजेशन नहीं होगा। तभी होगा 30% डाइजेशन जब हम चबा चबा के आराम से उस फूड को खाएंगे तब। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड में बाइकार्बोनेट आयन, इसकी चर्चा भी हमने सलाइवरी ग्लैंड में नहीं की थी, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर करनी थी, इसीलिए हमने यहाँ के लिए छोड़ रखा था। बाइकार्बोनेट आयन जो है दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ फूड। ये फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। अगर फूड थोड़ा एसिडिक है, 6.8 से ज्यादा एसिडिक है, तो ये उस फूड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि उसकी एसिडिटी, उसका पीएच अराउंड 6.8 के आसपास आ जाए, ताकि जो सलाइवरी अमाइलेज है या टाइलिन, वो इसका स्टार्च का डाइजेशन सही से कर पाए। ठीक है। मगर ये बात ध्यान रखिएगा, फूड अगर ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है तो डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और एक लिमिट तक ही बाइकार्बोनेट आयन फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर हाईली एसिडिक फूड खाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, फिर वो जाके अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होगा, पर यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसका मतलब बाइकार्बोनेट आयन फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज तो करता है, मगर न्यूट्रलाइज एक लेवल तक ही कर सकता है, एक लेवल तक ही कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। तो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए, जो बाइकार्बोनेट आयन है, अगर फूड हाईली एसिडिक है तो क्या उसका डाइजेशन होगा? तो वो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। अगर कहेगा फूड स्लाइटली एसिडिक है तो डाइजेशन के प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, डाइजेशन होगा तो, पर स्लो हो जाएगा। बाइकार्बोनेट आयन उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज तो करेगा, मगर इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा कि बहुत तेजी से हो, इसको समय लगेगा, और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा अगर फूड एसिडिक है तो। और हाईली एसिडिक है तो बाइकार्बोनेट आयन हाईली एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत ही इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। इसके अलावा लाइसोजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल है, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्योंकि ये सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है उसमें पोर्स बना देता है, और वाटर अंदर जाता है और बैक्टीरियल सेल बर्स्ट कर जाता है। तो इस तरह से लाइसोजाइम वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो ये बात हुई यहाँ पर ओरल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। अब होता क्या है माउथ में, फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है, पर नीचे जाने के लिए दो प्रोसेसेस होते हैं जो उसे नीचे पुश करते हैं, बकल या वॉलेंटरी फेज और फेरेंजियल या इनवॉलेंटरी फेज। बकल फेज जो कि हमारी विल पर काम करता है, वॉलेंटरी होता है, और फेरेंजियल जो हमारी विल पर काम नहीं करता, ये इनवॉलेंटरी फेज होता है। क्या होता है इसमें जरा जानते हैं। बकल फेज में क्या होता है कि टंग प्रेसेस अगेंस्ट दी हार्ड पैलेट विच गिव्स अ पुश टू बोलस। ये थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था, जब फूड को हम चबाते हैं उसके बाद बोलस बन जाता है, और टंग हार्ड पैड पे जाके टच होती है तेजी से, तो बोलस को वो धक्का दे देती है पीछे और वो अंदर चला जाता है। यही कारण होता है कि जो लोग गुटखा पान मसाला खाते हैं, मुंह में रखते हैं,
वो बोलते नहीं सही से, क्योंकि बोलते समय भी टंग पीछे जाती है। अगर वो पीछे गई, हार्ड पैलेट पे टच हुई, तो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। इसीलिए वो ऐसा करके बोलते हैं और क्या हाल चाल इस टाइप से बोलते हैं, क्योंकि टंग को दूर रखते हैं हार्ड पैलेट से। टंग जब हार्ड पैलेट पे प्रेस करती है तो मुंह में जो भी होता है वो अंदर चला जाता है, और यही क्या होती है, बकल फेस। इसी प्रोसेस से फूड को टंग अंदर की तरफ धक्का देती है। इसका मतलब टंग केवल जो है कम्युनिकेशन में, बोलने में हेल्प नहीं करती, बल्कि फूड को थॉरली मिक्स करने में टीथ के नीचे ले जाके रखती है, प्लस फूड को पीछे धक्का देती है, जिसे हम बकल या वॉलेंटरी फेस कहते हैं। दूसरा है फेरेंजियल या इनवॉलेंटरी फेस। ये हमारी विल पे नहीं होता। जब टंग हार्ड पैलेट पे टच होती है और बोलस को धक्का देती है, जैसे बोलस पीछे जाता है, सॉफ्ट पैलेट अपने आप उठ जाता है, ऐसे उठ गया। और सॉफ्ट पैलेट का सबसे पोस्टीरियर मोड जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं उवुला। द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज उवुला। तो सॉफ्ट पैलेट जब रेज करता है तो उवुला भी रेज कर जाता है, ऊपर हो जाता है। और जब उवुला रेज अप हो जाता है तो टेम्परेली नेजोफेरिंक्स को कट कर देता है। मतलब उस समय टेम्परेली जब फूड अंदर जा रहा होता है तो एयर नहीं आ रही होती है, क्योंकि ये कट कर देता है। क्या लिखा है, सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड अप रेजिंग uvula which cuts nasopharynx, जो नेजोफेरिंक्स को टेम्परेरली कट कर देता है। और इस तरह से जब फूड अंदर जा रहा होता है ठीक उसी समय एयर अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि नेजोफेरिंक्स वो कट हो गया है। किसकी मदद से, uvula की मदद से। अगर uvula आपको देखना हो तो पूरा मुंह खोल के देखिएगा, आ करके ऐसे हैंग करता हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा। वो स्ट्रक्चर जो हैंग कर रहा है वो खाने को नहीं रोकता, इतना सॉफ्ट होता है। वो रेज अप होता है तो वो नेजोफेरिंक्स को कट कर देता है ताकि एयर ना आ पाए, एयर को रोक सकता है। हार्ड फूड को नहीं रोक सकता, हार्ड फूड उसको जो है पीछे करके चला जाएगा आराम से। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसे फूड आता है सॉफ्ट पैलेट ऊपर होता है और उवुला भी ऐसे रेज कर जाता है। सॉफ्ट पैलेट ऊपर हुआ, साथ में उवुला भी ऊपर हो गया, फूड ऐसा आराम से चला गया, ऐसे इस तरह से। यहां से नेजोफेरिंक्स से एयर नहीं आती, वो टेम्परेरली कट हो जाता है उस समय के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लैरिंग्स इज रेज्ड अप रेजिंग एपिग्लॉटिस व्हिच कट्स ग्लॉटिस। जो लैरिंग्स है ये पोर्शन, किसी को पानी पीते हुए देखिए, खाते हुए देखिए, घट ऊपर नीचे होता है अपने आप। ये लैरिंग्स जैसे ही खाना अंदर जाता है ये ऊपर हो जाता है। जब ये ऊपर होता है तो एपिग्लॉटिस को भी ऊपर ले जाता है, और एपिग्लॉटिस इस तरह से ग्लॉटिस को बंद कर देता है, विच इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया। तो लैरिंग्स ऊपर आया, एपिग्लॉटिस ऊपर आया, और उसने विंड पाइप को बंद कर दिया ताकि फूड किसी भी हालत में विंड पाइप में ना चला जाए। इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय वो बात नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। आप ठहाके लगा के हंस रहे हैं, एपिग्लॉटिस ऐसे हा हा कर रहे हैं और ये भी हिल रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो ऐसे में क्या होगा, चांसेस है कि फूड पार्टिकल विंड पाइप में या ट्रैकिया में चला जाए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वहां चला गया और फूड पार्टिकल, तो बहुत पेन होगा और इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। कभी कभार डेथ भी हो जाती है। इसीलिए जो एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद किया है, चुपचाप खाना खाइए, बहुत बात मत कीजिए और बिल्कुल ठहाके लगा के हंसिए मत, वरना हंसेंगे तो आप जानते हो क्या होगा। इस तरह से खाना खाते हुए नहीं हंसना है, ठीक है। तो ये बात हो गई मोबिलिटी ऑफ फूड की, कि फूड कैसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फूड पहुंचता है ईसोफेगस में, या बोलस पहुंचता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट है, देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बट म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम जरूर नहीं होता, मगर म्यूकस ग्लैंड होते हैं, क्योंकि वो फूड को लुब्रिकेट करते हैं और उसके पैसेज को स्विफ्ट या पॉसिबल बनाते हैं। मगर हाँ, वहां पे ईसोफेगस में स्टार्च डाइजेशन अभी भी चल रहा है। जो माउथ में स्टार्ट हुआ था स्टार्च डाइजेशन टालिन से, टालिन अभी भी फूड पे लगा हुआ है और वो कंटिन्यूड होगा। हाँ, माना कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम ईसोफेगस में नहीं है, बट स्टार्च डाइजेशन इज कंटिन्यूड इन ईसोफेगस, वो मैंने आपको पहले लिखाया था, ठीक है। ये फूड ईसोफेगस में जाता कैसे है, नीचे की तरफ अगर देखिए आप, तो ये फूड नीचे की तरफ जा रहा है कैसे, बाय वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस। ये इनवॉलंटरी अपने आप जा रहा है, और इसके लिए कौन हेल्प करता है, वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस, जो फूड को नीचे की तरफ पुश करती है। अब ये पेरिस्टाल्सिस की वेव बनती कैसे है, ये इसमें दो फेजेस होते हैं। आपने देखा एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह दो मसल्स होती है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो क्या होता है, जब फूड आता है तो पहले सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और फूड को नीचे धक्का देती है।
सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल उस समय रिलैक्स करती है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो पहला फेज होगा कॉन्ट्रैक्शन फेज, फिर होगा रिलैक्सेशन फेज। पहले सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेगी, फिर रिलैक्सेशन फेज आएगा जिसमें सर्कुलर मसल रिलैक्स करेगी और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो सर्कुलर का कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन होने लगा और लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से वेव ऑफ पेरिस्टालसिस बनती है जो फूड को नीचे की तरफ पुश करती चली जाती है। इसका मतलब जो दो मसल्स आपने पढ़ी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। In contraction phase, contraction of circular muscle takes place, whereas longitudinal muscle relaxes. Whereas in relaxation phase, there is contraction of longitudinal muscle, whereas circular muscle relaxes. उसका relaxation होता है, इसी से wave of peristalsis बनती है और food नीचे की तरफ पुश होता चला जाता है और फाइनली वो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। दिस इज स्टमक। तो अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में फूड जो है ना पूरा घूमता है, बताया था आपको, उस समय दोनों स्फिंक्टर बंद रहते हैं और जैसे ही फूड स्टमक में आता है HCl का सीक्रेशन वहां स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पीएच है वो कम होता चला जाता है और स्टमक का पीएच अराउंड 1 to 3 होता है। समझ गए आप? वो HCl के सीक्रेशन की वजह से है। फूड के आने के बाद HCl का सीक्रेशन वो बढ़ता चला जाता है और पीएच वो कम होता चला जाता है। यहाँ स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सीक्रेशन होता है, मगर बकल कैविटी की तरह यहाँ पर भी लिपिड का डाइजेशन निग्लेजिबल होता है क्योंकि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए अभी बाइल नहीं आया है और बाइल एक्टिवेट भी करता है लाइपेज को। इसी वजह से होता तो है लाइपेज मगर डाइजेशन लिपिड का नहीं होता है स्टमक में, तो स्टमक में लिपिड का डाइजेशन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन में भी अगर आता है कि स्टमक में किसका डाइजेशन होता है तो आप कहेंगे प्रोटीन का, लिपिड का नहीं कहेंगे क्योंकि निग्लेजिबल यानी कि नो डाइजेशन वो मान के चलेंगे आप। ठीक है, तो आपको बताया था HCl का सीक्रेशन होता है मगर स्टमक की वॉल को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता बिकॉज स्टमक की वॉल पे लाइनिंग होती है म्यूकस की और बायकार्बोनेट की। तो म्यूकस और बायकार्बोनेट जो भी HCl स्टमक की वॉल के पास आता है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस तरह से म्यूकस एंड बायकार्बोनेट दैट प्रिवेंट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम एक्सकोरिएशन ऑफ HCl, वो HCl के एक्सकोरिएशन से स्टमक की वॉल को बचाते हैं। स्टमक में और क्या क्या होता है आप जानते हो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करते हैं। प्रोरेनिन इज सीक्रेटेड ओनली इन इन्फेंट स्टमक क्योंकि वो मिल्क पे ही जो है अपनी उनकी सारी डाइट मिल्क पे ही बेस्ड होती है। मिल्क के अलावा 6 महीने तक बच्चा कुछ और नहीं खा पाता, तो मिल्क बहुत ज्यादा वो कंज्यूम करता है और मिल्क स्टमक में रुकेगा तो डाइजेशन इफेक्टिवली होगा। अगर वो स्टमक में से इंटेस्टाइन में चला गया और इंटेस्टाइन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया तो डाइजेशन वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रोरेनिन एक्टिवेट होने के बाद मिल्क का कोगुलेशन कराता है और फिर उसका डाइजेशन पेप्सिन करता है। तो यहाँ पे प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और Fe3+ दे आर कन्वर्टेड बाय HCl इनटू रेनिन, पेप्सिन एंड Fe2+। बताया था कि Fe2+ वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, इसी फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और आरबीसी बनने के लिए बहुत जरूरी है। इससे अगर HCl की कमी होती है तो आयरन का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और इस वजह से द पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम एनीमिया, वो पर्सन एनीमिया से सफर कर सकता है। ठीक है, बाकी और बातें आपको स्टमक में पहले ही बता दी थी। ठीक है, यहां से फूड पहुंचता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का पीएच वो बेसिक होता है, वो 8 के करीब होता है पीएच। यहां पर जब फूड पहुंचा तो ये हाईली एसिडिक फूड है। ये फूड क्या है? हाईली एसिडिक। और इस हाईली एसिडिक फूड को हम कहते हैं काइम। काइम इज हाईली एसिडिक फूड क्योंकि स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा था, फूड एसिड से कवर हो गया और जब वो यहाँ ड्यूडेनम में पहुंचा तो एसिडिटी फूड की ज्यादा थी। अब उसे बोलस नहीं कहते, अब उसे क्या कहते हैं? काइम। काइम इज हाईली एसिडिक फूड जो ड्यूडेनम में रीच किया। अब यहाँ रीच किया तो तहलका मच गया ड्यूडेनम में कि भैया फूड आया और यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका सीक्रेशन चालू हो गया। देखिए जैसे ही फूड आया यहाँ से बाइल रिलीज हुआ गाल ब्लैडर से और लिवर से भी, और पैंक्रियाटिक जूस और बाइल वो पोर हो गए ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जैसे ही बाइल आता है और पैंक्रियाटिक जूस
ये ड्यूडेनम में एल्कलाइन कंडीशन या बेसिक कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, मगर जब तक बाइल या पैंक्रियाटिक जूस नहीं आता तब तक भी फूड का डाइजेशन रुकेगा नहीं। इस फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ केवल ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं। पूरे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में केवल ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ये ब्रूनर्स ग्लैंड बाइकार्बोनेटाइन, म्यूकस और वाटर का सीक्रेशन करते हैं फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाईली एसिडिक फूड। ये अपनी तरफ से लोकल लेवल पे फूड को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं ताकि डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूड रहे। हालांकि बहुत जल्दी यहाँ से बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आता है, पर फिर भी जब तक वो नहीं आता थोड़े ही समय के लिए ये फूड को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करता है ताकि उसका डाइजेशन कंटिन्यूड रहे, और यहां से फिर पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है, बाइल आ जाता है। इंटेस्टाइन में फूड पहुंच गया, तो अब इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होगा दो जूसेस से, एक तो पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा इंटेस्टाइनल जूस जिसे सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बात करते हैं। देखिए, पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। ये सब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। आपको बताया था कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, अदरवाइज दे विल डाइजेस्ट द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसलिए जब फूड आता है तभी वो एक्टिवेट होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन वो एक्टिवेट होता है एंटेरोकाइनेज से। देखिए, जब ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियाटिक जूस पोर कर देता है ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम या इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंटेरोकाइनेज का सीक्रेशन करता है। इसका मतलब ट्रिप्सिनोजन तो पैंक्रियाज ने सीक्रेट किया, एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन ने सीक्रेट किया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ने। ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ट्रिप्सिन, ये एक्टिव फॉर्म है इसका। अब ये प्रोटीन का डाइजेशन कर सकता है। तो ये प्रोटीन्स को तोड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाता है, कौन? ट्रिप्सिन। केवल इतना ही नहीं, एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो वो बाकी बचे हुए जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है, बचे हुए दोनों को, इन दोनों को। कौन एक्टिवेट करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है? एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइन। जबकि ट्रिप्सिनोजन वो पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन है, उसको इंटेस्टाइनल एंजाइम एंटेरोकाइनेज वो ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देता है। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और काइमोट्रिप्सिन बनाता है, जो एडल्ट में कोगुलेशन ऑफ मिल्क करते हैं। अब बच्चों में तो रेनिन है, मगर एडल्ट में तो रेनिन है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनमें मिल्क का डाइजेशन नहीं होता, पर उनमें मिल्क का डाइजेशन वो ज्यादा इंटेस्टाइन में होता है और स्टमक में भी हो जाता है, क्योंकि वो और भी फूड खाते हैं, तो वहां उन फूड के साथ मिल्क भी थोड़ी देर रुक जाता है और इंटेस्टाइन में उसका कोगुलेशन हो जाता है ताकि उसका डाइजेशन आसानी से हो। तो इंटेस्टाइन में मिल्क का कोगुलेशन कराने वाला काइमोट्रिप्सिन है, साथ ही साथ काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, प्रोटीन का डाइजेशन भी करता है। इसका मतलब कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ काइमोट्रिप्सिन। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसको ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको तोड़ तोड़कर छोटी यूनिट में अमाइनो एसिड्स में बदल देता है। ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसके अलावा यहां पर न्यूक्लियेजेज होता है। न्यूक्लियेजेज न्यूक्लिक एसिड को, मतलब डीएनए एंड आरएनए, इनको ब्रेक करता है इनके न्यूक्लियोटाइड्स में। तो डीएनएज या आरएनएज कह सकते हैं, इनको अलग से नाम दे सकते हैं और स्पेसिफिक। न्यूक्लियेजेज को डीएनएज एंड आरएनएज। डीएनएज ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड एंड आरएनएज ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड और आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनका काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करना, उसके बाद का प्रोसेस इंटेस्टाइन में होगा। एक्चुअली होगा क्या कि ये छोटा करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस और छोटा करेगा, और सबसे छोटी यूनिट वो इंटेस्टाइनल जूस से ही बनती है। तो ये बात हो गई पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, यहां पर इंटेस्टाइनल जूस की अब बात कर लेते हैं। इंटेस्टाइन में दो तरह के ग्लैंड्स हैं, ब्रूनर ग्लैंड which are present only in duodenum, and intestinal glands or crypts of Leuberkuhne which are present throughout the small intestine. वो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और जो एंजाइमेटिक सीक्रेशन वो करते हैं उसे हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। सारे एंजाइमेटिक सीक्रेशन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के हैं उनको सकस एंटेरिकस कहा जाता है। इसमें इरेप्सिन है which is a family of protein digesting enzyme। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की फैमिली है।
ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है। इसके अलावा अमाइनो पेप्टाइडेज, ये पॉलीपेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की ही तरह, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की ही तरह पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक करता है। पॉलीपेप्टाइड को किस में ब्रेक करता है डियर? अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन लिख दिया था गलती से। पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक करके बनाता है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है। छोटी यूनिट में कौन? अमाइनो पेप्टाइडेज छोटे छोटे अमाइनो एसिड बनाता है। इसके अलावा लाइपेज भी होता है, ये भी लिपिड का डाइजेशन करता है। मगर पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज जो होता है वो सबसे असरदार होता है। यहां पर लाइपेज है जिसे स्टिएप्सिन भी कहते हैं। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो काफी असरदार है। पैंक्रियाटिक लाइपेज इज आल्सो नोन एज स्टिएप्सिन। यहां पर भी लाइपेज है। तो ये और ये दोनों अब फैट का डाइजेशन करेंगे, लिपिड का डाइजेशन करेंगे, क्योंकि बाइल आ गया है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देगा और उसके बाद इन लाइपेज को एक्टिवेट भी कर देगा। तो बाइल का काम होता है लाइपेज को एक्टिवेट करना इन एंजाइम को। दूसरा फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना, ये भी इसी का काम है। और उसके बाद लिपिड का डाइजेशन पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटेस्टाइन में डाइसैकेराइडेजेस होता है। देखिए, माल्टेज जो माल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेज जो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है। और शुक्रेज जो शुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। ये डाइसैकेराइडेजेस है, मतलब डाइसैकेराइड को तोड़ के एकदम छोटी यूनिट बना देते हैं। तो माल्टेज किसको तोड़ता है? माल्टोज को। वो 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज का बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है। शुक्रेज वो शुक्रोज को तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज वहां मिलता है। तो इन सभी में ग्लूकोज है, पर दूसरी यूनिट अलग अलग होती है और डाइसैकेराइडेज को इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स में तोड़ देता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स पैंक्रियाटिक जूस ने बनाए। न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ के न्यूक्लियोसाइड बना देते हैं। कौन? न्यूक्लियोटाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइड का मतलब हुआ कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, ठीक है, ये दोनों, और बेस नाइट्रोजनस बेस, ये 3 चीजें होती हैं। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। किसको? नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर को। तो न्यूक्लियोसाइड बन गया और बनाता कौन है? न्यूक्लियोटाइडेजेस। अब न्यूक्लियोसाइड में भी 2 यूनिट है, उसको भी अलग अलग में तोड़ना है। उसको कौन तोड़ता है? ये न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो न्यूक्लियोसाइडेजेस ग्लूकोज और जो बेस है नाइट्रोजनस बेस उसको अलग अलग कर देता है। तो फाइनली सब अलग अलग हो जाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइडेजेस ने तोड़ा, और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने वाले न्यूक्लियोसाइडेजेस वो इंटेस्टाइन में होते हैं। इसका मतलब सबसे छोटी यूनिट कौन बनाता है? इंटेस्टाइन। यहां पर एक और बात देखें तो पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, क्योंकि हर एक चीज को डाइजेस्ट करता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो स्टार्च हो, क्योंकि यहाँ पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है। कौन होता है यहाँ पे? एक और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो देखिए, प्रोटीन डाइजेशन इन तीनों ने किया, लिपिड का डाइजेशन इसने किया, स्टार्च का डाइजेशन इसने किया, और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन इसने किया। तो पैंक्रियाटिक जूस हर एक फूड के कंपोनेंट का डाइजेशन कर सकता है, इसीलिए उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। किसको? पैंक्रियाटिक जूस। अगर ये पैंक्रियास हटा दिया जाए तो हर चीज का डाइजेशन ना वो ठीक से नहीं हो पाएगा, और न्यूक्लिक एसिड का तो हो ही नहीं पाएगा किसी हालत में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को तोड़कर न्यूक्लियोटाइड में पैंक्रियाटिक जूस ही बदल सकता है, ये नहीं बदल सकता। जब तक न्यूक्लियोटाइड्स नहीं मिलेंगे ये दोनों असर ही नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है न्यूक्लियोसाइड को। तो अगर पैंक्रियाटिक जूस हटा दीजिए तो सभी का डाइजेशन अफेक्टेड होगा, मगर ये नहीं मिलेगा। इसी वजह से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन तो होगा ही नहीं अगर पैंक्रियाटिक जूस ना हो, और सबका तो थोड़ा बहुत होगा भी, पर न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो पैंक्रियाटिक जूस ही यहाँ पर उसको तोड़ के न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। उस छोटी यूनिट को ये तोड़ते हैं। तो आप बात समझ गए कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, क्या जो है पीएच होता है। यहाँ 6.8, स्टमक में 1 to 3 pH,
और यहाँ इंटेस्टाइन में अराउंड 8 का पीएच जो कि बेसिक होता है। तो यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक एंड बेसिक, ये इनका पीएच है। तो पहले फूड स्लाइटली एसिडिक में, फिर एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है और फाइनली बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और कुछ चीजों का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है, स्टमक भी कुछ चीजों का डाइजेशन करता है। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी हम पढ़ेंगे, पर उसके पहले अब हम पढ़ते हैं कि इन सब चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है। ये इनवॉलंटरी फूड आते ही जो एंजाइम का सीक्रेशन हो रहा है कैसे अपने आप हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स होते हैं